नमस्कार। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कल। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को इससे? क्या कांग्रेस पार्टी इन दोनों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारेगी? क्या जिग्नेश मेवानी दलित वोटों को कांग्रेस से जोड़ पाएंगे? और क्या कन्हैया कुमार की जो एक पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं, जो सोशल मीडिया पे देखने को भी मिलती है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा? कन्हैया और जिग्नेश मेवानी जो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट विंग से ताल्लुक रखते हैं और वाम मोर्चे से जुड़े रहे हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में आना आखिर क्या संदेश देता है? इन तमाम मसलों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश प्रकाश जी, जो देश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और बहुजन समाज की राजनीति को भी समझते हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय भीम सर। सर, क्या फर्क पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप इन दोनों के कांग्रेस ज्वाइन करने को? नहीं, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, इसको कोई दो राय नहीं है। और जिग्नेश मेवानी जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सहयोग से, वो निर्दलीय के रूप में गुजरात में विधायक भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक सहयोग रहा। तो कांग्रेस के सहयोग का मतलब है, और ये भी जग जाहिर है कि कांग्रेस के साथ उनकी हमेशा जो है ना नजदीकियां रही है। अब उन्होंने एक विधिवत तरीके से जो है कांग्रेस ज्वाइन की है। लेकिन जहां तक आप उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबका नजर तो उत्तर प्रदेश पे है ना, हर चीज कांग्रेस को, जो जितने भी कार्यक्रम होंगे ये भविष्य बताएगा। अभी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते जी। तो सर, कल की आपने भी देखी होगी तस्वीरें जो मीडिया में आ रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई कि कन्हैया कुमार ने लाल कुर्ता पहना था, जिग्नेश मेवानी ने नीला कुर्ता पहना था। लेकिन जो मार्क्स विचारधारा के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जब दलित पॉलिटिक्स की बात आती है, जिसके ऊपर संभवतः कांग्रेस की नजर है, क्योंकि दोनों एक लिबरल चेहरे माने जाते हैं। कन्हैया कुमार हालांकि दलित नहीं है, लेकिन एक लिबरल चेहरे माने जाते हैं और दलितों के बीच में भी लगता है कि वो पॉपुलर है। तो क्या फर्क पड़ेगा दलित राजनीति में? जो वोटर हैं उनको कितना प्रभावित करेंगे? तो नहीं, देखिए दास साहब, ये बिल्कुल सच है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो सामाजिक रूप से वीकर सेक्शन है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, वहां आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है उसका इम्पैक्ट दिखाई भी देता है। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों एक सामंतवादी सोच की जो है पार्टियां हैं। और आपको दलितों का वोट सबको चाहिए, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो आमतौर पे ये पार्टियां जो सामाजिक रूप से विकर सेक्शन के लोग हैं, उनको हिस्सेदारी इसलिए नहीं देती कि उनको ये लगता है कि अभी भी यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अगर किसी को नीला कुर्ता बना करके या किसी को लाल कुर्ता बना करके, या जो कलर पॉलिटिक्स है उसके आधार पे आप अच्छा खासा वोट ले सकते हैं। जबकि अब प्रकाश में ये नहीं है। वहां प्रभावित करने के लिए आपको सत्ता के अंदर हिस्सेदारी ही देनी पड़ेगी। अब ये नीला कुर्ता और रेड एंड जो ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, ये भविष्य तय करेगा कि ये कहां तक जाते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, अब वो नजरिया और वो जो सोच जो है, माननीय और काशीराम जी के आने के बाद जो पॉलिटिकल जागरण पूरे के पूरे देश में जागा और वहां पे अपने लोगों की हिस्सेदारी की तरफ बढ़े, बहुजन समाज पार्टी के रूप में हो या बाकी दलों के बीच में हो या छोटे छोटे जो दल हैं, चाहे आपका झारखंड हो या कहीं भी हो, अब सत्ता में हिस्सेदारी इन तमाम वर्गों को चाहिए। बहुत लंबे समय तक आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दिखा करके या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके इनके वोटों को आप पा नहीं सकते। सर, एक और चीज भी देखने में आ रही है कि या तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी देश का, उसमें या तो जो लोग बीजेपी की विचारधारा से खुद को रिलेट करते हैं, चाहे वो किसी भी दल में के नेता हो, या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, या फिर जहां पे स्टेट पॉलिटिक्स मजबूत है वहां तो ठीक है। लेकिन जो लोग बीच में छूट जा रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों में है, जिनका ना राज्य में बहुत कद है बड़ा राजनीतिक रूप से, और ना ही देश की राजनीति में, तो क्या ऐसे लोग अब के पास एकमात्र रास्ता रह गया है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस पे आना है? क्योंकि कन्हैया जो कांग्रेस पे भी समान रूप से हमलावर रहे हैं लगातार, हालांकि सॉफ्ट तरीके से रहे हैं, तो उन्होंने जब ज्वाइन किया पार्टी तो एक बात कही कि बड़ा मकसद हो तो छोटी छोटी बातें नहीं देखी जाती, इस तरीके का उनका कहना था। तो क्या अब एक कांग्रेस को मजबूत करना ही एक मुख्य बात रह गई है कि बीजेपी को रोकने के लिए? नहीं, देखिए दास साहब, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन ना हो, सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता रहे,
ऐसा ये तभी संभव है कि जब आप दो पार्टियों का राज चाहेंगे। देखिए बड़ा खेल है ये। आज तमाम जो राजनीति के जो पंडित हैं और तमाम जो राजनीति के जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये समय है कि एक तरफ सेकुलर पॉलिटिक्स, एक तरफ नॉन सेकुलर पॉलिटिक्स, इसको दो हिस्सों में यहाँ बांट दिया। दो हिस्सों में बांटने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप या तो कांग्रेस को वोट दें या आप बीजेपी को वोट दें। और तमाम क्षेत्रीय दलों के ऊपर आमतौर पर वो जातिवादी होने का या धार्मिक होने का इस तरह का आरोप लगा करके, देखिए ये आप मान लीजिए कि भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अभी सेशन अवस्था में है। अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका की जो राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, उसमें अभी भी 200 साल बाद भी हिस्सेदारी की बात वहां हो रही है। हमको आरक्षण 50 के दशक में मिल गया, जबकि अमेरिका में अगर आप आरक्षण देखोगे तो वो लगभग 70 के दशक के आसपास दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि रोज सीखते हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये बना बनाया खेल है। ये बेसिकली क्षेत्रीय दलों को खत्म करना नहीं है। ये जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जो अपने दल खड़ा करके, अपने विचारों को खड़ा करके कहीं ना कहीं सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी चालबाजी के साथ। और देखिए कन्हैया कुमार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया कुमार हो सकते हैं कि वो दलित की बात करते हो, लेकिन उनका ओरिजिन क्या है, उन्होंने ऐसा कौन सा दलित मूवमेंट, देखिए जिस मीटिंग में कन्हैया कुमार अगर गए हैं तो मंच पे अप्रकाश हो सकते हैं और उससे सुनने वाले कहीं ना कहीं लोअर कास्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा मंच नहीं दिखाई दिया कि जहां उन्होंने इस तरह का कोई मंच सजाया हो कि जहां वीकर सेक्शन के लोगों को उठा करके वो लाए हो और अपनी भीड़ जो है या जिस सेक्शन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन तरह के लोग बाग आए। देखिए ये खेल है, ये कांग्रेस, देखिए आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है, लेकिन ये खेल हमेशा कांग्रेस ही खेलती है। अपनी नाकामियों का ठीकरा कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके सर के ऊपर फोड़ना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है आज बीजेपी किसकी वजह से है, बीजेपी क्षेत्रीय दलों की वजह से सत्ता के अंदर नहीं है, कांग्रेस की नाकामियों की वजह से। और कांग्रेस को ये मालूम था, उसके गृह मंत्री को ये मालूम था कि देश में इस तरह के हालात हैं, लेकिन कांग्रेस खुद ये चाहती थी कि 10 साल की सत्ता भोगने के बाद उसको खपाने का, उसको पचाने का, उसको जो समय मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं वो उन्हें जानबूझ करके बड़े आसानी से सत्ता इस तरीके से ट्रांसफर किया। और ये अब आज वो जब उसको सत्ता, उसको लगा कि 2005 के बाद सत्ता मिली नहीं, आज वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है। और देखिए इसमें एक चीज और देखिए, अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, दलित पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, ओबीसी की तो आप बात छोड़िए, और जो आदिवासी है वो पॉलिटिक्स ना करें, उनका काम सिर्फ एक राजनीतिक टूल के रूप में बन करके सिर्फ उनका काम यह है कि वो कांग्रेस को बचाए, कांग्रेस को वोट दे, और कांग्रेस इस बात की ठेकेदार बनी रहे कि वो सेकुलर पार्टी है, वो सबकी पार्टी है, जबकि ऐसा है नहीं। आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस में एक जाति विशेष के लोगों का ही बोलबाला है। कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती है तो तब वो तमाम वर्गों की पार्टी होती है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो एक वर्ग विशेष के लोगों को ही जानबूझ करके तमाम राज्यपाल से लेकर के तमाम कुलपति के पद है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के सेक्रेटरी लेवल के पद जो सरकार तय करती है, सरकार चलाने के लिए तय करती है, उन सारे पदों के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को स्थापित कर दिया जाता है। और जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आप इन वीकर सेक्शन की बात करते हैं। सर जिग्नेश मेवानी का हम जिक्र करते हैं, गुजरात में वो सक्रिय हुए, फिर एक उनका एक नाम हुआ, पहचान बनी, अब वो कांग्रेस पार्टी में चले आए हैं। जिग्नेश मेवानी की पॉलिटिक्स को आप आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए ये एक सवाल है। देखिए किसी भी राजनीतिक परसेप्शन को निकालने के लिए आपको बूथ में जाना पड़ेगा। इससे पहले ये लोग जिन्होंने कांग्रेस में काम किया या जिन लोगों ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने में काम किया, क्या उनके लिए कांग्रेस ने इंसाफ किया? अगर मैं बाबा साहब की बात करता हूं तो बाबा साहब ने तमाम उनका घोर विरोधी रहे, और अंतिम समय में जब बाबा साहब जब देश आजाद हुआ और सरकार बनी, लेकिन मुद्दों को लेकर के जब बाबा साहब ने कहा कि मैं सरकार में शामिल जरूर हो गया, लेकिन जब उन्होंने वीकर सेक्शन की बात आगे करी, जो महिलाओं की बात करी, महिला कोड बिल की बात करी और तमाम वो सेक्शन के लोगों की बात करी, उनके हितों की बात करी, तो यही कांग्रेस है, कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग करती है। उसके बाद याद कीजिए 70 का दशक, जब बाबू जगजीवन राम जी को पॉलिटिक्स में वो पीक पे हैं, और उनको जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आती है तो कांग्रेस किस तरीके से अपना पीछा करते हैं। आरंभिक अवस्थाओं में पासवान जी की भी बड़ी नजदीकें रही हैं, लेकिन ये इतिहास है। अब जिग्नेश जी इतिहास को कितना पलट पाते हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस एक छलावा है,
बीजेपी जो छलावा है वो छलावे के साथ साथ दिखावा भी है, लेकिन कांग्रेस एक इस तरह की पॉलिटिक्स करती है। अब जैसे आप बताइए मुझे, पंजाब में आपने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन ये सवाल दूसरा है कि अगर कांग्रेस वहां दलित मुख्यमंत्री ना बना करके किसी और जाति का मुख्यमंत्री बनाती, तो ना तो सिद्धू पार्टी छोड़ते ना कैप्टन पार्टी छोड़ते। आज कैप्टन नहीं है, कैप्टन लंबे समय तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री के अंदर रहे। आज सिद्धू भी काफी लंबे समय से, सिद्धू के कहने से जब आप इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और वो इतनी बड़ी ताकत के रूप में है, तो आप मुझे ये बताइए, या कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा ना कि इस मानसिकता का व्यक्ति जो इतना घोर दलित विरोधी है कि अगर एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। पार्टी बल्कि अभी थोड़ी देर पहले उनकी मीटिंग है कहीं ना कहीं, तो ये मानसिकता है। देखिए ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने एक बड़ी अभी अब से 2 महीने पहले एक बात कही कि वे लोग जो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के लोगों को भी ये मालूम है कि कहीं ना कहीं इतने लोग, और दास साहब ये सच्चाई है कि इतने लोग आरएसएस में काम नहीं करते जितने आरएसएस मानसिकता के लोग कांग्रेस के अंदर काम करते हैं, और ऐसे सोच के लोगों के साथ, और ये इतिहास भी है। देखिए प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके, देश में प्रधानमंत्री का पद शायद वो नहीं रह पाए, बाकी तमाम पदों के ऊपर रहे, लेकिन जब वो तमाम सत्ता का उपभोग करते हैं और जब कांग्रेस से उनकी कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती है, या कांग्रेस से थोड़ा सा वो राजनीतिक रूप से, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद तो कौन सा पद रह जाता है, लेकिन तुरंत वो आरएसएस के प्रोग्राम में जाते हैं, और आरएसएस के प्रोग्राम में उनकी भाषा देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही आरएसएस पसंद था, मैं आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था। तो ये सवाल आप ये दलित से थोड़े सवाल पूछेंगे, ये तो कांग्रेस से जाकर के सवाल पूछो कि उसके अंदर एक लीडर लगभग 40 साल तक रहता है और उनसे तमाम वो लाभ कमाता है। उन लाभ कमाने के बावजूद भी कांग्रेस जैसा एक संगठन जो अपने आप को नेशनल पार्टी भी बोलता है भी और नेशनल पार्टी भी बोलते हैं, उनके लीडर्स इस मानसिकता को नहीं समझ पाए कि जिस लीडर को वो इतने बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठा रहे हैं वो खुद जो है आरएसएस से प्रभावित है। जी। तो सर मेरा आखिरी सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं और देश की राजनीति को बदलते हुए कैसे देख रहे हैं? कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की पॉलिटिक्स को कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए दास साहब, वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गंगा में बहुत सारा पानी अब बह चुका है। अब दलित को इस मानसिकता के साथ देख करके कि उसको नीला रुमाल दिखा करके या आप लाल रुमाल दिखा करके उससे लड़ाई कर सकते हैं या उसको खूंखार बना सकते हैं, अब ऐसा नहीं होने वाला। स्मार्ट जो पॉलिटिक्स है वो दलित ही कर रहा है, हालांकि वो सत्ता से दूर है, लेकिन जिसको कहते हैं स्मार्ट पॉलिटिक्स, अपने तरीके की पॉलिटिक्स, उसको कोई मोल्ड नहीं कर सकता, उसको कोई फोल्ड नहीं कर सकता। और देखिए अंबेडकर जो विचारधारा है, 2 तरह के लोग होते हैं, ये सच है बिल्कुल, जो कड़वी सच्चाई है कि दलितों का वो लीडर जो अंबेडकर विचारधारा से परिपूर्ण है। भारतीय राजनीति में, भारत की दलित पॉलिटिक्स में आमतौर पे नेशनल फिगर या तमाम जो चेहरा है वही व्यक्ति बनेगा जो गैर अंबेडकरवादी है, चाहे वो मार्क्सवादी हो या आरएसएस वादी हो या कोई और दूसरा वादी हो। उनके जो एक्सेप्टेबिलिटी है जो दलित सोसाइटी में, वो उतनी बेहतर नहीं है। देखिए जिग्नेश जी आएंगे, अच्छा है, दलितों के बीच में से कोई लीडर आता है, दलितों की बात को वो कितना कांग्रेस के सामने तक लेकर के आना चाहते हैं, और ये सच है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आज हमको लगता है कि आज सत्ता में बीजेपी है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि दलितों की परंपरागत रूप से अगर कोई दुश्मन है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है, और यही कांग्रेस है जिसने मुस्लिम लीग, आप देखेंगे कि देश की आजादी से पहले कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी आमरण अनशन नहीं किया मुस्लिम लीग के खिलाफ। अगर कांग्रेस ने, चाहे वो गांधी जी के रूप में हो, क्योंकि गांधी जी मतलब कांग्रेस है ना, उन्होंने आमरण अनशन अगर किया है तो वो दलितों के हितों के खिलाफ ही जाकर के किया है। आज भी अगर इस देश का जो दलित है, जब इस देश में सत्ता प्राप्त हुई और लंबे समय तक अगर कांग्रेस ने राज किया है, और ऐसी स्थिति के बावजूद भी, इतने 70 साल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने के बावजूद भी, अगर समाज के अंदर जाति जिंदा है, समाज के अंदर धार्मिक उन्माद जिंदा है,
अगर आज भी दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है ना, तो वो इंसाफ नहीं मिल पाता, दलितों के राइट खत्म हो रहे हैं, आरक्षण पूरा नहीं है। अगर दलित, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कांग्रेस किस तरीके से काम करती है, कि दलितों के बीच में से जब ये आवाज उठी 90 की दशक में कि हम आरक्षण पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन जब आरक्षण पूरा नहीं हो रहा था तो हमने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात की, और भविष्य के दलित एजेंडा, जो मजबूत दलित एजेंडा होगा, उसमें जो भी लीडर या जो भी संगठन या जो भी पार्टी जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण की पैरवी करेगी या निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करेगी, वो ही कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में चमकेगा। अब जिग्नेश जी, इस तरह के जो जनमानस के जो मुद्दे हैं, जो दलितों के हितों के मुद्दे हैं, उनको किस तरीके से रख पाती, ये सवाल रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो इस तरह के मुद्दों को कभी मुद्दा बनने नहीं देगी, या इस तरह के लीडर्स जिनकी आवाज ये होगी उनको कभी आगे बढ़ने का शायद ही मौका दे। जी सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया, बताया कि आखिर इस जो पॉलिटिकली चेंज हो रही हैं चीजें, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते रहिए दलित दस्तक, और बने रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।